हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने शुरू किया था कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में से अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें देखना है कि वो जो कंडक्टिविटी होता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, वो कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो शुरू किया था इंटरेक्शन के साथ, और इंटरेक्शन वाला टॉपिक हमने खत्म कर दिया था कि कैसे सॉलिड के ऊपर डिपेंड रहेगा, कैसे सॉलिड सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जिस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट काम कैसे करता है। काम कैसे करता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ आयंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोर एंड नंबर ऑफ आयंस इन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी लेस। तो जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेंगे उसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, और जिसके पास नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे उसका कंडक्टिविटी कम रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नेचर से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि एक जगह हमने HCl को लिया या तो हमने NaCl को लिया, और इसके हिसाब से हम लोग कंडक्टिविटी देख रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरे में हमने ले लिया यहाँ पे एक दूसरा CH3COOH ऐसे, या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCl। अब मैं आपको पूछता हूँ HCl और CH3COOH में से CH3COOH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, सो इट एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका कंडक्टिविटी जो रहेगा वो HCl के कंपैरिजन में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे एसिड और एसिड का एग्जांपल दिया, लेकिन एसिड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से देख सकते हैं कि जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो कम डिसोसिएट होगा वो वीक रहेगा। नेक्स्ट वाला फैक्टर जो आता है ये आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसके अंदर आयंस होते हैं, ये जो आयंस रहेंगे ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी कम रहेगा। ठीक है, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट में आयंस जो होते हैं वो इजीली घुल मिल सकते हैं इसलिए। ठीक है, साथ में इसमें जो रहेगा वो रहेगा साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन। साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन, क्या आपको ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है? साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन। डू यू नो सॉल्वेटेड आयन? नाम देखा है कभी? सॉल्वेटेड आयन का मतलब क्या होता है पता है? एस और नो कुछ तो होगा ना, एस और नो, दो में से एक तो आंसर होना चाहिए ना। नो, सॉल्वेटेड आयन का मतलब होता है, हमने सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखा था। क्या देखा था? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। उसमें क्या बोला था, हमारे पास यहाँ पे Na+ है, और जैसे ही इस Na+ को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ना वो इस Na के साथ बॉन्ड बनाएगा, Na+ के साथ। सही है, तो सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट को ऐड किया, ये सॉल्वेंट पोलर है, ये वाटर है। कौन है? वाटर। उस वाटर के अंदर हमने Na+ को ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये वाटर के किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर के किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा।
और इस प्रकार से जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के सराउंडिंग में अटैच्ड हो जाते हैं और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सॉल्वेटेड आयन। इसको कहा जाता है सॉल्वेटेड आयन। ठीक है, समझे बात? तो सॉल्वेटेड आयन का मतलब होता है जो सॉल्वेंट होता है वो आयन के सराउंडिंग में क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसके आसपास ऐसे अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे वो फिजिकल बॉन्ड बनाता है जिसको हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो ये जो होता है पूरा का पूरा साइज आयन प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बताया था मैंने। तो इस पूरे आयन का जो साइज होता है, आयन प्लस सॉल्वेंट का जो साइज होता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन। तो अब समझ में आ गया सॉल्वेटेड आयन का मतलब क्या होता है? अब क्लियर है सॉल्वेटेड आयन का मतलब क्या होता है? अब ये जो सॉल्वेटेड आयन रहेगा वो हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, फिर से एक बार लिख दिया तो पढ़ लेते हैं। अब मैंने बोला यहाँ पे Na+ जो है इसका सॉल्वेटेड आयन है और यहाँ पे K+ है इसका सॉल्वेटेड आयन है। इन दोनों में से किसके सॉल्वेटेड आयन का साइज बड़ा रहेगा? सॉल्वेटेड में इस आयन के साथ साथ वाटर को भी लेना है, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए हैं उनको भी लेना है। तो इन दोनों में से किसका सॉल्वेटेड आयन बड़ा होना चाहिए? उसी का सॉल्वेटेड आयन बड़ा रहेगा जो ज़्यादा सॉल्वेंट को पुल करेगा। और ज़्यादा सॉल्वेंट को कौन पुल करेगा? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किसका रहेगा? जिसका साइज छोटा रहेगा। तो Na+ का सॉल्वेटेड आयन बड़ा रहेगा और K+ का सॉल्वेटेड आयन कम रहेगा। तो किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? Na+ का या K+ का? कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होना चाहिए? जिसका सॉल्वेटेड आयन बड़ा रहेगा उसको मूव करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये Na+ जो रहेगा वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो इजीली किसको मूव करेगा? K+। तो सॉल्वेटेड आयन का साइज जिसका ज़्यादा रहेगा, सॉल्वेटेड आयन का साइज जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी आयोनिक मोबिलिटी कम रहेगी। मतलब उसकी आयोनिक मोबिलिटी कम रहेगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो Na+ का कंडक्टिविटी कम रहेगा और K+ का कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तीसरी बात टेम्परेचर। क्या लगता है टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी इलेक्ट्रोलाइट की? क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टेम्परेचर जो रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होना चाहिए? ये हमने देखा था मेटालिक कंडक्टर्स में, देखा था साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, देखा था कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स है जिन फैक्टर के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी डिपेंड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वो फैक्टर्स है जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी डिपेंड रहेगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जो है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ टॉपिक्स देखने हैं वो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमको पहले देखना है ओहम्स लॉ। आई थिंक ओहम्स लॉ आपने पढ़ा है, सही है ना? क्या है इक्वेशन? V = IR, इज इट? सही है ना ओहम्स लॉ? ठीक है, सेकंड जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस। इनका सिंबल है कैपिटल R, इनका सिंबल है कैपिटल R। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R = ρ × L/A, where L is the length of wire and A is the area of cross section, where L/A is called as cell constant। इनको सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है,
L/A इज कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। ठीक है, बस फॉर्मूले लिखूंगा मैं, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, इनका यूनिट जो होना चाहिए वो ओहम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? ओहम। सेकंड जो फॉर्मूला आता है वो आता है रेजिस्टिविटी, और इनका सिंबल रहेगा रो, और फॉर्मूला रहेगा रो इक्वल्स टू क्या आएगा? R इंटू A/L। ठीक है, और इनका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ओहम सेंटीमीटर। ये क्या होना चाहिए? ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा जो चौथा जो आता है वो आता है कंडक्टेंस। नॉर्मली कंडक्टेंस को C से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग C से कॉन्सेंट्रेशन भी शो करेंगे, और इसीलिए कंडक्टेंस के लिए मैं C के बदले मैं यहाँ पे कैपिटल G को यूज करूंगा। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का रिलेशन क्या है? कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयरफॉर G स्टैंड फॉर 1/R। तो इसका जो यूनिट रहेगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ओहम इनवर्स। क्या होना चाहिए? ओहम इनवर्स। और ओहम इनवर्स को क्या बोलते हैं? ओहम इनवर्स को बोलते हैं महो। या तो ओहम इनवर्स लिखेंगे या तो महो लिखेंगे, दोनों भी चलेगा। सही है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। इसका सिंबल है स्मॉल k, और इसका फॉर्मूला रहेगा k इक्वल्स टू 1/ρ। क्या रहेगा? k इक्वल्स टू 1/ρ। सही है। और ओहम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी लिखते हैं। ओहम इनवर्स को सीमेंस भी लिखते हैं ना, हाँ, तो वो भी एक फॉर्मूला बन सकता है। इनका यूनिट क्या रहेगा? इनका यूनिट रहेगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर, या तो दूसरा रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पॉसिबल है किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये सभी वो फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया बस कि ये फॉर्मूले है, आपको यूज कैसे करना है वो पता है, इसलिए मैं इनके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर सब फॉर्मूलेस जो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो देखना है जो अलग है वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मोलार कंडक्टिविटी। सबसे पहला जो रहेगा वो होना चाहिए मोलार कंडक्टिविटी। सबसे पहले जो रहेगा वो मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी दोनों में फर्क क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होता है वो सभी के लिए वैलिड है। मोलार कंडक्टिविटी के लिए होता है कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल। कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल। क्लियर? नॉर्मली जो कंडक्टिविटी होती है वो कितने भी मोल के लिए हो सकता है, लेकिन यही कंडक्टिविटी जब हम 1 मोल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है मोलार कंडक्टिविटी। और इस मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल आता है लैम्डा m। इसको भी हम लोग एक टाइप का लैम्डा ही बोलते हैं। सही है ना, लैम्डा ही बोलते हैं ना इसको। इस सिंबल किसका है? मैथमेटिक्स में आता है ना ये सिंबल, उल्टा भी क्या बोलते हैं इसको? उल्टे v को क्या बोलते हैं? लैम्डा ही बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये रहेगा लैम्डा m। तो लैम्डा m स्टैंड फॉर मोलार कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको ये समझ में आ गया नॉर्मल कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में फर्क क्या है? नॉर्मल कंडक्टिविटी जो रहेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो सकता है, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब मोलर कंडक्टिविटी की बात आती है तो मतलब एक ही मोल के लिए होगा। सो मोलार कंडक्टिविटी फॉर 1 मोल। तो जब आपको कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो उसमें सभी को इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब मोलार कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो आपको एक ही मोल के हिसाब से जाना है, बाकी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है लैम्डा m इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन।
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसका यूनिट होना चाहिए मोल्स पर लीटर, होना चाहिए मोल्स पर लीटर। और ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ये मोलरिटी के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में होना चाहिए? मोलरिटी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज दी मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी में हम मोलरिटी के हिसाब से क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इसी प्रकार से एक और कंडक्टिविटी आती है जिसको कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा नॉर्मेलिटी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नॉर्मेलिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी में मोलरिटी के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टर्स में कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो नॉर्मेलिटी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, लैम्डा जो होता है वो दो तरीके से, या तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी लिखते कई कई पे। ठीक है, या तो कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, ये भी चलता है और ये भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो लैम्डा में दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो वन इज मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सुना है व्हीटस्टोन ब्रिज का? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? फिजिक्स में आता है। हाँ, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे है जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो आप पढ़ चुके हो और इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। इन दोनों के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोलार कंडक्टिविटी की और कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। सो मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मुझे जिस प्रकार से देख रहा है और जैसे मैं इन दोनों को ही कंपेयर करने के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें ऐसा होगा, इफ हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ये C को यहां लेके आएंगे तो क्या होगा? इफ हम C को यहां लेके आते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी? रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी क्या होगा? रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लेता हूं यहां से पहले। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे दोनों अलग अलग। ठीक है, पहला वाला रिलेशन क्यों ऐसा है उसका रीजन बता दिया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो उनके वजह से होने वाली कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा है, इफ हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं मतलब डाइल्यूशन को कम करते हैं, सही है ना? कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं मतलब डाइल्यूशन को कम करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी कम हो रही है। भाई क्यों ऐसा हुआ होगा? नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। सोचो थोड़ा सा, क्यों ऐसा हुआ होगा? क्यों ऐसा हुआ होगा कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के बाद मोलार कंडक्टिविटी कम हो रही है? क्या रीजन हो सकता है?
अब देखो, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है? कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बीकर है, ये हमारा सॉल्यूशन है। पहले नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 5 ही थे, पहले नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 5 थे। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ा दिए, अब 5 के बदले 10 कर दिए। तो पहले से अभी सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा तब रहेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा। अब धीरे धीरे हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जब सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उन एक मोल की वजह से होने वाला जो कंडक्टिविटी है, यहाँ पे हमको टोटल के बारे में सोचना है, यहाँ पे हमको एक मोल के बारे में सोचना है। तो वो जो एक मोल है जिसके वजह से कंडक्टिविटी हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से उसके आसपास में नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस का क्वांटिटी बढ़ेगा, जिसके वजह से उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इसीलिए उनका जो मूवमेंट था वो पहले से कम हो जाएगा। मतलब उनका जो आयंस का जो मूवमेंट था वो पहले से कम हो जाएगा। तो उस एक आयन का जो मूवमेंट था वो पहले ज्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो गया। देखो ना यहाँ पे, ये पहला भी कर लेता हूं मैं ऐसे, इसमें नंबर ऑफ आयंस कम है, तो इस आयन के आउटसाइड में सराउंडिंग में नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से ये जो एक मोल का आयन रहेगा ये ज्यादा फास्ट मूव करेगा, इसका मूवमेंट ज्यादा होगा, और आयन का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा। पहले आप मुझे पूछते हो कि सर दोनों में से किसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, एक्स का या वाई का? दोनों में से किसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा? किसका ज्यादा होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक्स का ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। क्यों? क्यों एक्स का कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा है। मैं कंडक्टिविटी बात करूंगा तो इफ मैं मोलार कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो मुझे एक पार्टिकल के हिसाब से सोचना है। तो अब मैंने यहाँ पे जिस पार्टिकल को सिलेक्ट किया पहले उसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस पार्टिकल को मार्क किया है और यहाँ पे भी उसी पार्टिकल को मार्क किया है। अब ये वाला जो पार्टिकल है इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम है तो क्या होगा? क्या होगा? तो उनका सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम होगा। इसका मतलब ये वाला जो आयन रहेगा वो इजीली मूव कर सकता है, तो इसका मोबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, तो ये वाला जो सॉल्यूट रहेगा जो हमने सिलेक्ट किया है उसके सराउंडिंग में आयन बहुत सारे हैं, तो इस सिलेक्टेड आयन का दूसरे आयन के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जब दूसरे आयन के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? इन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो इस पर्टिकुलर आयन का जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगा। हमको यहाँ पे इस एक के हिसाब से सोचना है, सभी के हिसाब से नहीं सोचना है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एक आयन के वजह से, एक मोल के वजह से होने वाला जो कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी कम होता है। सही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी कम होता है। यहाँ पे हमने रफली कैलकुलेट करके ये बताया। अब ये जो मोलार कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट है उसको हमको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है। जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब क्या करेंगे, मोलार कंडक्टिविटी का और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन फाइंड करेंगे कि एग्जैक्टली मोलार कंडक्टिविटी का और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन जो अभी हमने देखा था वो सही में ऐसा ही नेचर शो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन
मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे मैं दो बातें लेता हूं, पहले लेता हूं केस वन, पहले लेता हूं मैं केस वन। केस वन जो रहेगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, इसके लिए है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। बाद में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलेंगे, तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है वो बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में इक्वेशन बनाया था, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m0 माइनस a c टू द पावर हाफ। और ये इक्वेशन बनाया था और इस इक्वेशन को डिराइव किया था डी बाई हकेल ऑनसागर। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है डीबे-हकेल-ऑनसागर इक्वेशन। इस इक्वेशन का काम क्या है? ये इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन प्रूव करता है कि अभी जो हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये सही है कि नहीं है ये बताने का काम करता है ये इक्वेशन। इसमें होता है दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट C इक्वल्स टू 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0, ठीक है। यहां पे A जो है ये कांस्टेंट है, A जो है वो कांस्टेंट है और ये C जो रहेगा ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका काम करेगा? कॉन्सेंट्रेशन का। अब ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ मैच करके देखते हैं। तो ये होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो डीबे-हकेल-ऑनसागर ने बोला कि हम क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से जब यहां पे हम ग्राफ निकालते हैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहां पे एक्स एक्सिस पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का पावर हाफ, एक्स एक्सिस पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का पावर हाफ और वाई एक्सिस पे होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी। क्या होनी चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उन्होंने ऐसा देख बोला कि किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl ले या तो NaCl लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जब हम यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। और यहाँ पे जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाला जो ग्राफ है वो उनको इस प्रकार से मिला, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को कम करते गए, यहाँ पे पहले था मोलर कंडक्टिविटी इस कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन को और कम किया मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन को और कम किए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा दिए, कॉन्सेंट्रेशन को और कम किया मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन को और कम किए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और कम हुआ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन 0 हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे हुआ, सही है। और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0 को हम लोग लैम्डा m नॉट लिखेंगे या तो लैम्डा m डिग्री लिखेंगे। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है दैट इज लैम्डा m0, इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा m0। इसको रीड कैसा करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या तो मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, सही है। रीड कैसे करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे लिखा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट 0.2, तो इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट 0.2 कॉन्सेंट्रेशन।
सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा m⁻⁴ तो इसका मतलब होता है मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 1। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से ये है डीबे-हकेल-ऑनसागर इक्वेशन और ये हमने उसका ग्राफ निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहां से हमने स्लोप निकाला, सो दिस इज स्लोप। तो ये स्लोप का वैल्यू हमको कौन बताएगा? स्लोप का वैल्यू कौन बताएगा इस इक्वेशन के हिसाब से? तो यहां पे जो स्लोप का वैल्यू रहेगा वो रहेगा -a। क्या रहेगा? -a। तो -a जो रहेगा वो क्या करेगा? स्लोप का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो रहेगा वो उनके लिए रहेगा जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, और स्ट्रेट लाइन में कौन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे उतना ही उनके बीच का इंटरेक्शन जो रहेगा वो कम होगा, और इंटरेक्शन कम होगा तो उनका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो A कांस्टेंट है, कांस्टेंट A, ठीक है, इसका वैल्यू कहां से मिलेगा? स्लोप से मिलेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट जो रहेगा वो एक गिवन सॉल्वेंट के लिए एट गिवन टेम्परेचर ये फिक्स रहेगा। ठीक है, गिवन सॉल्वेंट के लिए गिवन टेम्परेचर पे ये फिक्स रहेगा, लेकिन सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, वैल्यू विल बी सेम। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हम यहाँ पे NaCl को देखते हैं और हम यहाँ पे MgCl2 को देखते हैं। NaCl में कटायन और अनायन का रेशियो 1:1 है, इसमें कटायन और अनायन का रेशियो 1:2 है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये दोनों डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो गए। लेकिन हम यहाँ पे KCl को लेते हैं तो KCl में कटायन और अनायन दोनों का रेशियो 1:1 है, कटायन और अनायन का रेशियो 1:1 है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें कटायन और अनायन दोनों का रेशियो सेम होगा, उनको हम बोलेंगे सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप के लिए है तो उनके लिए जो A का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, उनके लिए जो A का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन, और इसको हम यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, देखो इसका फायदा क्या है, हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करके हम एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे मैंने C लिखा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 लिखा तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2 लिखा है तो यहाँ पे भी मैं 2 के हिसाब से जाऊंगा। ठीक है, और नहीं लिखा है तो यही मान के चलेंगे कि जो मोलार के लिए मतलब 1 मोल के लिए। ठीक है, तो एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी कितना रहेगा ये फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन काम कब करेगा, ये इक्वेशन काम कब करेगा, जब ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा तब, या ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा तब। काम कब करेगा, जब ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जा रहा है, तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलेगा तो ही क्या करेगा, ये यहाँ पे काम करेगा। मतलब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। वीक के लिए क्या होगा, सपोज वीक के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ रहेगा वो इस ग्राफ से अपर साइड में रहेगा या इस ग्राफ के लोअर साइड में रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ रहेगा वो इससे ऊपर रहेगा या इससे नीचे रहेगा। इफ हम मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ फाइंड करते हैं तो इन अपर साइड या लोअर साइड, दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो अपर साइड या तो लोअर साइड। देखो कैसे,
इस कॉन्सेंट्रेशन पे देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी इतना है, तो इसी कॉन्सेंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कम होगा इससे। क्यों कम होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। तो इसीलिए इसमें इसका मोलार कंडक्टिविटी कम रहेगा, इसका मोलार कंडक्टिविटी इसका मोलार मतलब कंडक्टिविटी कम रहेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। तो ग्राफ जो रहेगा वो नीचे में आएगा। ठीक है, अब मोलार कंडक्टिविटी हमको वीक के लिए देखना है। तो वीक के लिए जब ग्राफ निकालते हैं तो ये ऐसा आता है, ऐसे। सो एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे रहेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे रहेगा। ठीक है, सो पहला वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्वेश्चन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वैसे भी कम रहेगा। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी ज्यादा मतलब पावरफुल होता है और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो चेंज इन मोलार कंडक्टिविटी कम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही कम हुआ तो चेंज इन मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ और ये ग्राफ जो रहेगा वो एकदम से ऐसे जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। तो क्या हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं? अब मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पॉसिबल है? इफ मुझे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मुझे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो क्या हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? ये इक्वेशन तब काम आएगा जब हमको ए का वैल्यू पता रहेगा। ए का वैल्यू कहां से मिलेगा? स्लोप से मिलेगा और स्लोप के लिए हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी काम आएगा जब ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं आता है। इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन रहेगा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और इसीलिए इस डिबे-हकेल-ऑनसागर इक्वेशन को यूज करके हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही मोलार कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, हम दूसरों का मोलार कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम मोलार कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। और आप उससे जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। किसके लिए रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहेगा। तो या तो आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हमको मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी x कॉन्सेंट्रेशन पे, तो किसी पर्टिकुलर x कॉन्सेंट्रेशन पे हम मोलार कंडक्टिविटी किसके लिए फाइंड कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए या दोनों के लिए? किसके लिए फाइंड कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए या दोनों के लिए? किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। हम यहाँ पे वीक के लिए फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, इसलिए सिंपल। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक के लिए नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है
फिर सही है, ठीक है। तो ये अब हमको वीक के लिए फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है तो वीक के लिए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कल बताएंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। आज स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ लेते हैं, वीक के लिए कल पढ़ेंगे, ठीक है।